नमस्कार। मध्यकालीन इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल काल पर। इसके पहले हम हड़प्पा सभ्यता से लेके सिंधु सभ्यता से लेके विजयनगर साम्राज्य तक लगभग कवर कर चुके हैं पूरा सेशन, और आज मुगल काल हम कवर करेंगे और इसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण करेंगे। तो आइए मुगल काल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मुगल काल के बारे में तो हम जानते हैं कि जो मुगल थे ये कौन थे। आप क्योंकि जानते हैं इसके पहले दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। जहां पे इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण बाबर को भारत की तरफ आना पड़ा और आखिरकार उसने भारत में आकर इब्राहिम लोदी को हरा दिया। एक बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को नाम दिया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। इस युद्ध को नाम दिया जाता है इब्राहिम लोदी। और इसके बाद में हालांकि युद्धों का सिलसिला यूं रुका नहीं, और आप देखेंगे लगातार जो बाबर था उसके युद्ध होते रहे भारत में, जिसमें राणा सांगा के साथ भी उसका एक मशहूर युद्ध है। तो इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद भारत की तरफ उसके पैर लगभग जम चुके थे बाबर के, और उसने यहाँ पे ही साम्राज्य विस्तार की सोची। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं जो मुगल थे ये तैमूर और मंगोल दोनों के मिश्रित वंशज हुआ करते थे। मंगोल तैमूर के भी मंगोल के भी वंशज थे। जब तैमूर ने 1398, हम जानते हैं वही तैमूर है जिसने 1398 में भारत में आक्रमण किया था। तो इसका मध्य एशिया में साम्राज्य हुआ करता था बहुत बड़ा। लेकिन जब इसकी मृत्यु के बाद ये साम्राज्य बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसके साम्राज्य को कैप्चर कर लिया। ऐसे बाबर के पास भी था कि बाबर भी अपना साम्राज्य बचा के रखे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मुमकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उज्बेक लोग और भी बहुत सारे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे वहां पे। आखिरकार भारत ने काबुल तक, अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा बाबर, और इसके बाद उसने काबुल को जीत लिया। इसके बाद लेकिन काबुल भी उसके लिए ये जो विजय थी, ये क्षणिक होने वाली थी, उसे ये पता भी था। तो आखिरकार वो भारत की तरफ बढ़ा और उसने भारत को विजय करना शुरू किया। क्योंकि हालांकि यहाँ की उसने जलवायु वगैरह की प्रशंसा नहीं की है, उसने इसके बारे में बुराई ही की है भारत की जलवायु की और ही भारत की चीजों की। लेकिन फिर भी कुल मिला के उसने भारत में ही अपना साम्राज्य जमाने का निश्चय किया। तो हम देखते हैं 1526 से 1857 तक का पूरा पीरियड मुगल काल का है। हालांकि इसमें कुछ प्रांतीय राजा भी हुए हैं। उदाहरण की अब हम जब बात करेंगे तो हम मुगल काल के साथ बात करेंगे, यहाँ पे मराठाओं की हम बात करेंगे, क्योंकि मराठा एक प्रबल दावेदार थे, इनको हम कम नहीं आंक सकते। इसके अलावा बंगाल के शासक हुए, इसमें और भी कुछ क्षेत्रीय शासक हुए हैं, तो जिनका साम्राज्य चलता रहा। तो मुगल एम्पायर के अलावा भी कुछ छोटे मोटे साम्राज्य थे। तो ये आपका मुगल एम्पायर के बारे में एक हमने बेसिक पढ़ा कि हम क्यों मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। भारत में इन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे भी भारत को बचाया है और भारत की रक्षा की है। तो क्योंकि पावर का यहाँ पे केंद्रीकरण किया है इन्होंने। अगर यहाँ पावर का केंद्रीकरण नहीं होता तो युद्ध होते रहते और बहुत सारी समस्याएं होती। तो कला के क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब बनी है, और इसके अलावा जो आर्किटेक्चर है और जो इमारतें हैं इसके क्षेत्र में भी काम किया। आप देखेंगे चारबाग शैली, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी मेहराब की बात करेंगे, चारबाग शैली, मेहराब, बहुत कुछ लेके आए थे ये विदेश में, तो सब पे बात करेंगे। चलिए तो आइए पहले बात कर लेते हैं मुगल एम्पायर पे, आखिर ये कितना विस्तारित था। तो ये देख रहे हैं आप, ये दिल्ली है और ये आगरा है। तो इसके बाद मुगल साम्राज्य का एम्पायर देखें हम अकबर के काल में ये देख रहे हैं, तो आप देखेंगे ये पूरा कांधार काबुल तक फैला हुआ था। इनका बंगाल भी कैप्चर इन्होंने कर रखा था, और यहाँ पे बरार और लगभग आधे से ज्यादा करीब 60% इंडिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था। 60% के आसपास भारत। तो ये एक्सपेंशन है जो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। आइए और बात करते हैं बाबर के बारे में अब। तो बाबर का जन्म वैसे फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, और उसने 1504 में काबुल को जीत लिया था। लेकिन आखिरकार ये विजय इसके लिए अनिश्चित थी। तो इसने 1526 में भारत पे आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी
यहाँ पे शासक हुआ करता था, जो अफगान शासक था। तो 1526 में इसका पहला युद्ध होता है पानीपत का। पानीपत 1527 में इसका दूसरा युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, सांगा। और फिर इसके 1528 में इसका पुनः युद्ध होता है चंदेरी के साथ। यहाँ पे मेदिनी राय शासक हुआ करते थे, क्योंकि मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था, इसलिए बाबर को बुरा लगा था। बाबर ने अंततः जो चंदेरी था इसको कैप्चर किया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, साथ में बहुत सारी स्त्रियों को जौहर भी करना पड़ा। 1529 में 1529 में घाघरा का युद्ध इसने लड़ा। ये अफगानों के विरुद्ध युद्ध था, घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध था ये युद्ध। और 1530 में आखिरकार इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो ये बाबर का कालक्रम है जो भारत में इसमें रहा। तो इसमें और कुछ हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखिएगा, ये तुलुगुमाई एक युद्ध की पद्धति होती है। इसने इसी पद्धति के सहारे भारत में युद्ध जीता था, तुलुगुमा पद्धति। इस पद्धति में क्या किया जाता है, जो तोप होती है, जो भारतीय सशक्त इनके पास बहुत बड़ी बड़ी तोप होती थी, लेकिन इनकी जो तोप होती थी, ये तोप लगाने का छोटी तोप होती है। तोप लगाने का तरीका क्या होता था, जो एक इंसान होता है, इंसान की कमर के बीच तक तोप रहे, बहुत ज्यादा ऊंची तोप न लगाई जाए। तो कमर के पास, मतलब कमर जितनी हाइट पे, 5 फुट की हाइट पे, 5 फुट की ऊंचाई पे ये तोप लगाई जाए और इसके आधार पे आक्रमण किया जाए। तो ऐसी ही कुछ पद्धति थी तुलुगुमा पद्धति, इसमें एक क्रम में सीधे तोप लगा दी जाती थी। तो ये उज्बेकों की पद्धति हुआ करती थी, जिसको बाबर ने अपनाया था और इस पद्धति के सहारे विजय किया इसने भारत को। तो ये बाबर के बारे में एक छोटा संक्षिप्त परिचय था। चलिए आगे बात करते हैं। और इसने बाबरनामा भी लिखा हुआ है, जिसमें उल्लेख किया है भारत के बारे में, भारत की विजय के बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में उल्लेख किया है। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, बाबर खैबर दर्रे से आया था। उसी खैबर दर्रे से आया था जिस दर्रे से एक समय सिकंदर आया था, जो यूनान का राजा था सिकंदर, उसकी बात कर रहे हैं, मौर्य के काल से पहले। तो सिकंदर जिस दर्रे से आया था, उसी दर्रे से ये भी आया था, भारत में प्रवेश हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हुमायूं पर। तो हुमायूं, आप जानते हैं, बाबर के बाद हुमायूं मुगल वंश का राजा बना और ये 1530 से 1540 तक ही शासन कर पाया पहले। फिर इसके बाद में इसको शासन छोड़ना पड़ा। एक्चुअली में क्या हुआ, तो हुमायूं मुगल वंश का राजा बना, लेकिन जो सूरी वंश था, सूरी डायनेस्टी, ये अफगानी वंश था, ये अफगानी थे। तो सूरी वंश के द्वारा, जिसमें शेर शाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद मिलता है, शेर शाह सूरी के द्वारा इसको हरा दिया गया, इसको पराजित कर लिया गया। और आखिरकार हुमायूं को भटकना पड़ा, बहुत घूमना पड़ा, क्योंकि शेर शाह ने पूरे साम्राज्य पे कब्जा कर रखा था। इसके बाद हुमायूं का दूसरा फेज आता है, ये दूसरी बार शासन करता है 1555 से 1556 के बीच में। इसमें क्या होता है, 1555 से 1556 के बीच में, जब शेर शाह सूरी की कालिंजर अभियान में मृत्यु हो जाती है। आप जानते कालिंजर कहाँ है, महोबा के पास है कालिंजर। यहाँ पे एक, आपने सुना होगा रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के पिता थे कीर्ति सिंह चंदेल हुआ करते थे इनके पिता। तो इनके पिता का शासन था और इसी समय शेर शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया हुआ था, जिसमें हालांकि कालिंजर तो इसने जीत लिया, लेकिन एक तोप फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी कालिंजर की हम बात कर रहे हैं, रानी दुर्गावती के मायके की अगर बोल सके तो मायका बोलना चाहिए। वैसे इनकी शादी हुई थी गोंड राजा के साथ इनकी शादी हुई थी, दलपत शाह के साथ, जो संग्राम शाह का बेटा हुआ करता था। तो आखिरकार जब दलपत शाह की मृत्यु हो जाती तो इन्होंने अकबर से लोहा लिया था, अकबर से युद्ध किया था, बहुत ही विराट युद्ध किया था, कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो अकबर से नहीं, मतलब अकबर के सेनापति आसफ खान से युद्ध किया था, गलत मत समझिएगा, आसफ खान से युद्ध किया था इन्होंने, अकबर के सेनापति से नहीं, अकबर से ही। तो ये हुमायूं का दूसरा फेज आता है और इसमें हुमायूं एक जो साम्राज्य था, उसका बिखरा हुआ साम्राज्य था, इसको थोड़ी स्थिरता प्रदान करता है। और जो स्थिरता वो पहले साम्राज्य के दौर में नहीं कर पाया था। अब हम अकबर पे बात करेंगे।
आपको बता दें अकबर का जन्म 1542 में हुआ था राणा बीरसाल के यहाँ। अमरकोट की एक राणा हुआ करते थे बीरसाल, इनकी यहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। और इनका शुरुआती जो जीवन है ये बैरम खां के साथ बीता, क्योंकि आप जानते हैं हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। इसके बाद में अकबर के सामने और भी ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो राणा बीरसाल के यहाँ जन्म होता है। इसके बाद में जो दिल्ली थी, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद यहाँ पे दिल्ली को कैप्चर कर लेता है हेमू। हेमू कौन था? हेमू आदिल शाही नाम के एक राजा थे, मोहम्मद आदिल शाही। इनके सेनापति प्रधानमंत्री हुआ करता था हेमू। और हेमू के बारे में कहा जाता था, हेमू की एक उपाधि हुआ करती थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि थी हेमू की। और इसके बारे में कहा जाता था कि 22 लड़ाइयां इसने लड़ी थी, 22 युद्ध किए थे। और 22 युद्ध में से एक भी युद्ध ये हारा नहीं था। मतलब 22 के 22 युद्ध इसने जीते हुए थे, ये इसके बारे में कहा जाता था। फिर ऐसे में क्या होता है, आखिरकार अकबर के बीच में, यानी जो उसका सेनापति था बैरम खां, तो 1556 में युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, नवंबर 1556 में। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस युद्ध में क्या होता है, दोनों सेनाएं लड़ती हैं खूब अच्छे तरीके से। ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा, लेकिन आखिरकार एक तीर हेमू को लग जाता है और अकबर की इसमें जीत हो जाती है, अकबर की विजय हो जाती है। आखिरकार फिर से दिल्ली अकबर के नियंत्रण में आ जाती है। तो इसमें बैरम खां के संरक्षण, जो बैरम खां इसका वकील हुआ करता था, इसके संरक्षण का एक प्रमुख परिणाम होता है। 1556 से 1560 ईस्वी तक बहुत ज्यादा हेल्प करता है अकबर की। तो ये आप याद रखिएगा। तो आइए अकबर के कुछ राजनीतिक अभियानों के बारे में भी जान लेते हैं। आखिर कौन कौन से राजनीतिक अभियान किए उसने, कैसे पूरे साम्राज्य को इकट्ठा किया और एक महान साम्राज्य की उसने नींव रखी। तो अकबर ने सबसे पहले उसके राजनीतिक अभियान की बात करें तो मालवा 1561 में जीता। 1561 में उसने मालवा जीता, मालवा पर आक्रमण किया। यहाँ पे जो बाज बहादुर नाम का एक राजा हुआ करता था, बाज बहादुर, इसको बुरी तरह परास्त किया अकबर ने। ठीक है, ये मालवा का कौन सा, मांडू का एरिया जो है, मांडू, धार का, इंदौर का, ये अगर मध्य प्रदेश है, जैसे देखिए ये मध्य प्रदेश का ऐसा ही कुछ नक्शा है। तो ये जो एरिया है ये मालवा का एरिया कहा जाता है। तो इस एरिया को अकबर ने जीता 1561 में। फिर इसके बाद आमेर और मेड़ता को जीता अकबर ने 1562 में। 1562 में जीत लिया। इसके बाद तीसरे में गोंडवाना को जीता उसने। गोंडवाना, ये गढ़कटंगा 1564 में। यहीं की रानी हुआ करती थी रानी दुर्गावती, जिसमें आसफ खां के साथ उनका युद्ध हुआ। और आसफ खां ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आसफ खां इनको पहली बार परास्त नहीं कर पाया। आखिरकार में दूसरी बार में परास्त हो गई है। एक्चुअली में क्या किया था, अकबर को पता था इनके राज्य के बारे में, बहुत इनके बारे में चर्चे सुने थे। तो अकबर ने इनसे क्या किया, इनके जो वजीर हुआ करता था आधार सिंह, उसको मांगा। और जो इनका हाथी हुआ करता था सरमन सफेद हाथी, उसको मांगा, लेकिन रानी देने से मना कर दिया। इस आधार पर अकबर ने इनसे युद्ध छेड़ दिया। उनका शासन, इनका जो साम्राज्य था, इसको जीत लिया। फिर आगे चल के इन्हीं के पति के जो भाई थे उनको साम्राज्य सौंप दिया। और आगे चल के आप देखेंगे तो पूरा पावर मुगल एम्पायर के हाथ में रहा। तो गोंडवाना को जीता इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। मेवाड़ पर हमला किया 1567। पर अकबर ने चित्तौड़ का अभियान किया, स्वयं अभियान किया इसके बाद में 1567-68 में। तो ये आप याद रखिएगा। और इस पर विजय भी कर ली हालांकि, लेकिन फिर से महाराणा प्रताप ने अकबर से मेवाड़ को वापस जीत लिया। यहाँ पे इसमें एक कलंक लगा हुआ है अकबर पे, याद रखिएगा। यहाँ पे अकबर ने मतलब हजारों की संख्या में निर्दोष जनता को कत्लेआम किया था, निर्दोष जनता का कत्लेआम किया था। इसके आधार पे अकबर पर एक बहुत बड़ा कलंक भी लगता है, याद रखिएगा। एक पांचवा है इसमें रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान है इसमें। रणथंभौर का अभियान 1569 में हुआ था। इसके अलावा इसमें और भी कुछ अभियान है, जैसे इसमें कालिंजर का अभियान हो जाएगा। इसमें कालिंजर का 1569 में किया था इन्होंने।
और इसके अलावा मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर 1570 में यह अभियान भी किया था। जो इनका 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था महाराणा प्रताप के साथ, जिसमें अकबर नहीं इसके सेनापति गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। और आखिरकार हम देखेंगे 1601 में अकबर बुरहानपुर को जीत लेता है। यहाँ पे असीरगढ़ का किला होता है। इसमें असीरगढ़ का एक महान किला था। असीरगढ़ का किला था यहाँ पे, जो असीर के द्वारा बनाया गया था ऐसा माना जाता है। तो असीरगढ़ का किला इससे जीतने के बाद आखिरकार 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये अकबर की पूरे विजय अभियान है जो अकबर ने जीते हुए हैं, तमाम विजय की है। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी नीतियां महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी आइए जानते हैं। इसके अलावा अकबर ने जो राजनीतिक अभियान की, इसके अलावा कुछ उसकी धार्मिक नीतियां भी हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अकबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दीन इलाही। ये क्या था दीन इलाही? ये सभी धर्मों का समन्वयकारी धर्म था एक, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसको किसी ने नहीं अपनाया, इसको अकबर ने और सिर्फ बीरबल ने इसको अपनाया, और किसी ने भी नहीं अपनाया। बदायूनी और अबुल फजल नाम के दो व्यक्ति हैं, इन्होंने इसे तौहीद ए इलाही कहा है, तौहीद ए इलाही भी कहा है। ये एकेश्वरवाद जैसा धर्म था। तौहीद इलाही का मतलब होता है एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर को मानने वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसने एक नया धर्म शुरू किया था, तौहीद इलाही। एक्चुअली में धर्म जैसा नहीं था, एक आचार संहिता के रूप में भी था। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें कोई कर्मकांडीय पद्धति नहीं थी। तो ये दीन इलाही 1582 में शुरू किया अकबर ने। इसके अलावा अकबर की बहुत ज्यादा आलोचना भी हालांकि इसमें हुई। और इसके अलावा अकबर ने महजरनामा, महजर की घोषणा की। ये 1579 में। महजर की घोषणा की। और भी इसकी कुछ नीतियां थी, जिसमें हम देखते हैं कि इसने जो इसकी और भी नीतियां थी जो इसकी सुलह कुल पर आधारित थी, सुलह एक कुल पर आधारित थी, जिसमें आप देखेंगे इसने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दी। युद्ध बंदियों को दास नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा 1563 में इसने तीर्थ यात्रा की कर समाप्ति कर दी। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था इसकी समाप्ति कर दी। और इसके अलावा 1564 में इसने जजिया पर रोक लगा दी। जजिया कर आप जानते हैं, एक कर हुआ करता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था ये जजिया कर, ताकि उनको सुरक्षा प्राप्त हो सके। आप देखेंगे इसके पहले भी तुगलक वंश में भी जो तीसरा शासक देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उन्होंने भी जजिया कर लिया था, शुरू किया था। ठीक है, बाकी इसके अलावा इबादत खाने की स्थापना करवाई अकबर ने 1575 ईस्वी में। तो ये अकबर की कुछ नीतियां थी जो संबंधित है उसकी कूटनीति से संबंधित है, और भी चीजों से संबंधित है अकबर की नीतियां। ये याद रखिएगा, तो महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे बात करते हैं कुछ। तो अकबर की कुछ एक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि थी दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, इसमें क्या था, दशमलव पद्धति आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया था इसने। इसमें क्या था, एशियाई मूल्यों से थी। हालांकि ये एशियाई जो उसका शासन था पुराना, और एशियाई मूल्य उसको पता थे, उसके आधार पर थी दशमलव पद्धति। इसमें क्या किया गया था अकबर ने, इसमें जात व सवार के द्विवर्गीकरण से युक्त कर दिया इसको। आगे चल के इसमें हैसियत, इसका मतलब ये मान ली जिसकी जितनी हैसियत उसको उतना दर्जा दिया जाता था। मनसब के द्वारा अकबर ने सरकारी पदों का एकीकरण भी कर दिया था। जैसे सैनिक, सामंत, नागरिक सेवक आदि सभी को एक ही सूत्र में स्थापित कर दिया। अबुल फजल ने आईन अकबरी में मनसब के 66 वर्गों का उल्लेख भी किया है। अबुल फजल का आईन अकबरी
ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बहुत सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है, गोंडवाना के बारे में जानकारी होती है हमें, और भी तमाम प्रकार की विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और बाकी अकबर का आप जानते हैं, पुर्तगालियों से, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो हिंदू हो, सबके साथ उसका सामंजस्य रहा। उसने सबके धर्म को जानने की कोशिश की, सबके साथ उसने कूटनीति करने की कोशिश भी की। और तो ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। आइए बात करते हैं जहांगीर पर। जहांगीर का जन्म 1569 में ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उजमानी से जहांगीर का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया था। क्या हुआ, अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, हमने अभी पिछले बारे में बात की थी। इसके बाद सलीम को मोहम्मद जहांगीर की उपाधि मिल जाती है। जहांगीर की उपाधि के साथ, बादशाह गाजी की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य का सम्राट बनता है ये। और इसका जो राज्यारोहण भी है, ये भी काफी विवादास्पद ढंग से शुरू हुआ था, क्योंकि अकबर के दरबार में कुछ सामंत जहांगीर की जगह उसके बड़े बेटे राजकुमार खुसरो को सम्राट बनाने के पक्ष में थे। तो इसमें राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका प्रमुख थे। राजा मानसिंह आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण पद था इसके दरबार का। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। आइए और कुछ बात कर लेते हैं, जहांगीर के कुछ कार्यों की बात कर लेते हैं। इसने करों, जकात और तमगा का निषेध किया। करों का निषेध किया इसने, जकात और तमगा का। जकात क्या होता था, ये मुस्लिमों से कर लिया जाता था। तमगा, इसका क्या किया इसने निषेध कर दिया, इनको खत्म कर दिया। इसने क्या किया, आम रास्तों में चोरी डकैती के संबंधित नियम बनाए इसने। और इसने क्या किया, मदिरा जो होती थी, इसके सभी पदार्थों की बिक्री को निषेध कर दिया इसने नाक कान काटे जाने का निषेध कर दिया। अगर किसी अपराधियों का के घरों की कुर्की, तथा जो अपराधी होते थे उनके घरों की कुर्की नहीं होगी और नाक कान नहीं काटे जाएंगे, इनका निषेध कर दिया इसने। और भी बहुत तरीके की इसने बात की। इसने एक और इसकी चीज है, 2 दिन, गुरुवार और रविवार के दिन। जो गुरुवार के दिन इसका जन्म हुआ था जहांगीर का, और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था। इन दोनों दिनों में इसने पशु हत्या पर निषेध लगा दिया। तो ये इस तरीके की कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं प्रश्न बनेंगे यहाँ से, तो ये याद रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। बाकी इसके बाद इसी के कार्यकाल में, जहांगीर के कार्यकाल में, शहजादा खुसरो का विद्रोह होता है। खुसरो का विद्रोह होता है 1606 में, गद्दी में बैठने के पश्चात, ठीक है। और इसकी एक पत्नी थी नूरजहां। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब नूरजहां एक, हम प्रमुख स्त्रियों की बात करेंगे ना अगर इतिहास में, तो हम उसमें देखेंगे नूरजहां का नाम भी हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे रजिया सुल्तान का हम नाम देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्रियां रही हैं जो मध्यकाल से संबंधित है। तो नूरजहां की इसमें राजनीतिक भूमिका रही है। तो ये जहांगीर की पत्नी थी, और इतनी महत्वपूर्ण थी कि एक बार तो जहांगीर को इसने बचा लिया था, नहीं तो जहांगीर की शायद जान भी चली जाती। तो एक नूरजहां का पूरा गुट हुआ करता था, इसका जहांगीर के शासनकाल में खूब प्रभाव रहा। तो इसके नूरजहां के कहने पर, नूरजहां के लिए जहांगीर ने इसके सिक्के तक चलवा दिए थे, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके पिता हुआ करते थे एतमाउद्दौला, इनका एक मकबरा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। एतमाउद्दौला का मकबरा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जहांगीर के हम राजनीतिक अभियानों की बात करते हैं। तो जहांगीर ने बहुत सारे राजनीतिक अभियान की, जिसमें कांगड़ा की विजय थी इसकी, कांगड़ा की इसने विजय की। इसने दक्षिण अभियान किए, जहांगीर ने दक्कन में अभियान किए इसने। इसके अलावा इसने बहुत राजपूत नीति भी थी इसकी। राजपूत तो आप जानते ही बहुत सारे किंगडम पहले ही जीत लिए थे, हालांकि एक मेवाड़ बचा था, उसको भी आखिरकार इसने
जीत लिया जहांगीर ने, क्योंकि समर्पण कर दिया अमर सिंह जी ने। ठीक, याद रखिएगा। बाकी इसकी नवंबर 1627 में मृत्यु हो जाती है और जहांगीर के बाद जो शाहजहां था, तो ये बनता है नया राजा। शाहजहां नया राजा बनता है। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1592 में। 1592 में लाहौर में इसका जन्म हुआ था। जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह थे, इनकी पुत्री थी जगत गोसाई। जगत गोसाई, इस पुत्री से इसको जोधा भाई भी कहीं कहीं नाम मिलता है। तो शाहजहां का जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा। इसके बचपन का नाम क्या हुआ करता था? खुर्रम हुआ करता था। खुर्रम, खुर्रम इसके बचपन का नाम हुआ करता था। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, इसका जन्म लिखा हुआ है। शाहजहां का विवाह कब हुआ था? 1612 में हो गया था इसका। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से इसका विवाह हुआ था। इसके अलावा इसने और भी विवाह कुछ किए थे, तो इसको भी देखेंगे अभी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, इसमें राजनीतिक अभियानों के बारे में। तो इसका बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ इसके काल में। बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ इसके काल में, इसने उसमें जीत हासिल की। इसके अलावा इसने खाने जहां का विद्रोह हुआ, तो इसके काल में आप देखेंगे कुल मिला के विद्रोह का क्रम बहुत ज्यादा रहा। विद्रोह इसमें काफी रहे। और औरंगजेब इसका जो बेटा था, इसने भी काफी हद तक इसके साम्राज्य को बढ़ाने में, स्टैटिक करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब बात करते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब के बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में। इसे उज्जैन के निकट दोहत नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था औरंगजेब का जन्म। तो औरंगजेब का जन्म हुआ था दोहत नामक स्थान में, याद रखिएगा। और औरंगजेब का विवाह कहाँ हुआ था? फारस राजघराने की शाहनवाज की पुत्री राबिया बीबी से इसका विवाह हुआ था। ठीक है, इसकी पुत्री का नाम मेहरुन्निसा था। तो ये ठीक है, छोटी मोटी चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। औरंगजेब के बारे में तो बहुत ही कुछ बात की जा सकती है। तो इसके जो चारित्रिक गुण थे, इसके आधार पर इसको जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर कहा जाता था। शरीयत के हिसाब से चलता था। शरीयत के हिसाब से इसने शादी कर रखी थी। तो इसी तरीके से शरीयत, और ये थोड़ा सा कट्टर भी था। तो कट्टरता के हिसाब से इसने अपने जो साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे काम किए। तो इसने इसकी विजयों के बारे में अगर हम बात करें, तो इसने दक्षिण विजय इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। हालांकि इसका अंत भी वहीं पर हुआ, तो इसने दक्षिण विजय के लिए बहुत ज्यादा काम किया। और दक्षिण विजय पाना इसका एक सपना ही रह गया, क्योंकि पूरी तरीके से मराठों को पराजित नहीं कर पाया ये। औरंगजेब के जो दक्षिण अभियान, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, 1660 से 1681 ईस्वी तक और 1681 ईस्वी के बाद। इसमें सेनापतियों ने नेतृत्व किया। और इसके बाद 1681 बाद खुद औरंगजेब ने अपने सारे अभियानों का नेतृत्व किया। दक्षिण अभियान के नेतृत्व ऐसे हुए, शाइस्ता खां को भेजा उसने, जय सिंह को भेजा, जिसमें उसने शिवाजी को हराने के लिए कहा, शिवाजी को पराजित करने के लिए कहा। फिर उसके बाद मुअज्जम बहादुर खां, शाह आलम हुसैन, औरंगजेब भी गया फिर इसके बाद। इसके अलावा बीजापुर पर आक्रमण किया गया जय सिंह के नेतृत्व में। बीजापुर पर मिर्जा जय सिंह है ये। तो मिर्जा जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया। और इसके बाद में गोलकुंडा पर भी इन्होंने आक्रमण किया। ये आप देख रहे हैं, ये वही राज्य हैं जो बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्चात बने थे। ये वही सारे राज्य हैं। तो आइए और भी चर्चा करते हैं औरंगजेब के बारे में। और बाद में इन्होंने दक्कन अभियान भी किया मराठाओं के विरोध में, मराठाओं के विरुद्ध। ठीक है, तो ये औरंगजेब के कुछ अभियान थे। इसके अलावा इसके काल में बहुत सारे विद्रोह भी हुए। इसमें एक जाट विद्रोह बहुत ज्यादा प्रमुख है। जाट विद्रोह आप जानते हैं, ये भरतपुर के आसपास, और जो ये पूरा एरिया है भरतपुर राजस्थान के आसपास, और ये मुरैना, ये वाला, आइए इसको मैप में देखते हैं। ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ग्वालियर, मुरैना, भरतपुर, तो इस एरिया में जाट हुआ करते थे। तो जाट में एक गोकुल जाट हुआ करते थे, गोकुल जाट।
गोकुल जाट हुआ करते थे, इन्होंने मुगल सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसके बाद और बहुत हद तक मुगल सेना को क्षति पहुंचाने की कोशिश भी की उन्होंने। और इसमें एक बार तो ये आता है कि एक राजा राम नाम के जाट हुआ करते थे, राजा राम नाम के जाट, इन्होंने अकबर की हड्डियों तक को निकाल के जला दिया था। ऐसा कुछ भी एक हमको सुनने को मिलता है इनके बारे में। इसके बाद बुंदेला विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह था। बुंदेला विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह था जिसमें चंपत राय बुंदेला, जो छत्रसाल जी के पिता थे, चंपत राय बुंदेला ने ये विद्रोह किया था। इनके बेटे थे छत्रसाल, इन्होंने भी खूब विद्रोह किए हैं। छत्रसाल आप जानते हैं एक बुंदेला राजा थे, काफी मशहूर है। और आपने देखा होगा ये बाजीराव बल्लाल जो थे, पेशवा बाजीराव, उन्होंने एक बार इनकी हेल्प भी की थी। तो ये छत्रसाल जो मध्य प्रदेश में छतरपुर है, तो उसके नाम पे जो छतरपुर और पन्ना का क्षेत्र है, पन्ना के जहाँ हीरे निकलते हैं, उस क्षेत्र के राजा हुआ करते थे छत्रसाल। ऐसे में सतनामी विद्रोह भी एक महत्वपूर्ण है। सतनामी विद्रोह भी इनके कार्यकाल में होता है, कृषक हुआ करते थे। तो इस तरीके से काफी सारे विद्रोह होते हैं। हालांकि औरंगजेब की धार्मिक नीति पर भी बात की जा सकती है। इसकी धार्मिक नीति काफी कट्टर सुन्नी मुसलमान हुआ करता था और इसने इस्लामी ढंग से ही कार्य करना शुरू किया और कार्य किया अपने जीवन में। तो ये औरंगजेब के बारे में भी हमने काफी कुछ बात कर ली। चलिए आगे बात करते हैं कल्चर। तो हम जानते हैं ये काल काफी महत्वपूर्ण काल है। यहाँ पे कला का समन्वय हुआ, आर्किटेक्चर, नई पद्धतियां आई शिल्प कला में। इसमें हम गंगा जमुनी तहजीब का मिश्रण आया और बहुत हद तक देखेंगे जो जैसे अकबर के काल में बहुत सारा इतिहास था जो हिंदू ग्रंथ थे, इनका उर्दू में अनुवाद हुआ। इसी तरह मुस्लिम ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया गया। तो जो हिंदू धर्म का अनुवाद हुआ, इस तरीके से विचारों का सामंजस्य हुआ, विचारों को समझने का मौका मिला। और कुल मिला के हर तरीके से आप देखेंगे तो हिंदी इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है इस काल को, मुगल काल को। तो ये सारी बातें थी आपकी मुगल काल से संबंधित। तो इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो उत्तर मुगल काल में जो भी शासक बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उत्तर मुगल जो शासक होते हैं ये उतने योग्य नहीं होते हैं। इसमें आप देखेंगे बहादुर शाह प्रथम, और आप देखेंगे ये 1707 से लेके 1712 तक शासक रहा। फिर इसके बारे में जहादर शाह हो जाएगा, फर्रुख सियार हो जाएगा, रफी उद्दरजात हो जाएगा, रफी उद्दौला हो जाएगा, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाहजहां, शाह आलम, अकबर द्वितीय और आखिर में बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। 1857 तक। इसके साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो ये मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास था हमारे लिए। हालांकि इनका बहुत योगदान भी है, इन्होंने बहुत कुछ किया, ताजमहल जैसी उत्कृष्ट संरचनाएं दी हैं हमें। इसके अलावा काफी साहित्य दिया है इन्होंने, चित्रकला की नई पद्धतियां दी हैं। आप जानते हैं जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो मुगल काल से हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब हम मिलते हैं मराठा साम्राज्य पर और हम पढ़ेंगे मराठा इतिहास को पूरी तरीके से अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।